तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन बैंक जारी हो चुका है और ये जो क्वेश्चन बैंक है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार से प्रश्न दिए हैं। और एक अच्छी बात है कि ये जो है ना हर एक चैप्टर वाइज का यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जो कि यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें से हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को दोस्तों। तो चैप्टर का नाम हमारा दोस्तों मानव भूगोल, प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र दोस्तों। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव वो हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। और पहला जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है दोस्तों। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो 4 आपको देखने को मिलता है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांस से विद्यमान ने किया। तो संभववाद जो शब्द है दोस्तों, इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो किया था आपका लुसियन फेब्रे ने। तो ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है लुसियन फेब्रे, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, या फिर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 3 देखने को मिल रहा है, ग्रिथरिक टेलर, वो उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन? ग्रिथरिक टेलर, आपको याद रखना है। चलिए और चौथा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन जो 3 देखने को मिल रहा है, चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, ये आपका सही से उत्तर होगा। बाकी भाई आपका जो यात्रियों का विवरण है, प्राचीन महाकाव्य है, मानचित्र है, ये ठीक है, ये सारे का सारे होते हैं। लेकिन ऑप्शन जो 3 देखने को मिलता है आप सभी का, चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने, ये आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पाँचवा प्रश्न बात करते हैं। पाँचवा यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फिर इस पुस्तक की इसको लिखा कौन है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है, ये जो लिखा है वो फ्रेडरिक रिडजेल ने लिखा है। तो ऑप्शन में आपको 4 देखने को मिलता है, फ्रेडरिक रिडजेल, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन? फ्रेडरिक रिडजेल, ऑप्शन नंबर 4। चलिए पाँचवा प्रश्न की बात करूं। और पाँचवा जो प्रश्न आपका पूछा गया कि जियोग्राफिया जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या फिर जियोग्राफी जो शब्द है इसको किसने गढ़ा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इरेटास्थेनेज होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो जियोग्राफी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने गढ़ा, तो वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों इरेटास्थेनेज। और यहाँ पे जो 5वां नंबर पूछा गया तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो यहाँ पे एंथ्रोपोजियोग्राफी पूछा गया, यहाँ पे सिर्फ जियोग्राफी पूछा गया है। तो आपको दोनों में अंतर रखना है, ये दोनों अलग अलग प्रश्न है, एक ही नहीं कर देना है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया एंथ्रोपोजियोग्राफी और आपको दे देगा इरेटास्थेनेज, तब इरेटास्थेनेज मारिएगा, लेकिन इरेटास्थेनेज किस में होगा, जियोग्राफी में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही में ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए तो अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। 7वां जो प्रश्न पूछा गया कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। दोस्तों रुको और जाओ जो शब्द है ना, इसका संबंध नवनिश्चयवाद से है। तो आपका ऑप्शन जो 3 देखने को मिलता है, नवनिश्चयवाद विचारधारा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 8वां प्रश्न की बात करूं तो 8वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच, ठीक है, अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिलता है, प्रौद्योगिकी, वो आपका उत्तर सही से होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे ऑप्शन में जैसे दिया है मानव बुद्धिमत्ता, लोगों का अनुभव, ठीक है, मानवीय भाईचारा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है, प्रौद्योगिकी, वो आपका उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे जो 9वां प्रश्न पूछा गया कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसका है। ये जो कथन है दोस्तों वो आपका देखिए क्या पूछा क्या गया, पहले वो आप लोग समझने का प्रयास किए। पूछा गया कि मानव भूगोल जो है ना, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसने कहा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं, वो ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो ये जो आपका कथन है दोस्तों वो फ्रेडरिक रिडजेल का है। तो ऑप्शन जो आपका 4 देखने को मिलता है, फ्रेडरिक रिडजेल, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। कौन? रिडजेल। चलिए 10वां प्रश्न की बात करूं। और यहाँ पे 10वां जो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल जो है ना, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं पूछा गया है तो वो मात्रात्मक क्रांति होगा, बाकी बात क्षेत्र विभिन्नताएं होगा, स्थानिक संगठन हो गया, ठीक है, अन्वेषण व वर्णन हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन जो 2 आपको देखने को मिलता है, मात्रात्मक क्रांति, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है।
आगे बात करेंगे 11वां प्रश्न की, और यहाँ पे 11वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्रेडरिक रेडजेल के शिष्या का नाम बताएं। जो फ्रेडरिक रेडजेल है इसका जो शिष्या था उसका नाम बताना था, तो उसके शिष्या का नाम था कुमारी एनएल सेम्पल। कुमारी एनएल सेम्पल जो कि अमेरिका की रहने वाली है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो एक देखने को मिलता है कुमारी एनएल सेम्पल, वो उत्तर होता है दोस्तों। 12वां प्रश्न की बात करेंगे, और 12वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो आर्थिक भूगोल, देखिए आर्थिक भूगोल पूछा गया है, और यहाँ पे उसका जो कौन सा उपक्षेत्र है वो नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों, यानी कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में उपक्षेत्र में वो सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, संसाधन भूगोल तो हो ही जाएगा, उद्योग भूगोल भी होगा, कृषि भूगोल भी होगा, लेकिन जो सांस्कृतिक भूगोल है वो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका 4 जो ऑप्शन देखने को मिलता है सांस्कृतिक भूगोल, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 12वां हो गया। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 13वां प्रश्न की, और 13वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो संभववाद है ना, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे ज़्यादा माना गया है, तो मानवीय घटक को माना गया है। तो ऑप्शन जो एक आपको देखने को मिलता है मानवीय घटक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न की बात करूँ तो 14वां प्रश्न पूछा गया है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों आप सभी का अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा पर किया गया है। तो 14 का ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है आप सभी का अमूलवादी तथा रेडिकल विचारधारा, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करेंगे 15वां प्रश्न की, और यहाँ पे 15वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सन 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 जो दशक है दोस्तों वो आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो आपको एक देखने को मिलता है आधुनिकतावाद, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न बन रहे थे वो हो गए। अब हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे अति लघुत्तर प्रश्नों को भी दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखें, यानी कि भूगोल की जो 2 शाखा है वो आपको बताना है। जैसे कि आप सभी पता है दोस्तों कि भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, एक तो आपका भौतिक भूगोल होगा, एक आपका मानव भूगोल होगा दोस्तों, ठीक है। एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए दोस्तों संभववाद शब्द का जब सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो लुसियन फेब्रे ने किया था। तो आपका सही उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था दोस्तों, हो गया ना। चलिए तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तो अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया कि जियोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो जियोग्राफी का है ना वो शाब्दिक अर्थ। तो अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया कि जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो पृथ्वी का वर्णन। तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। चलिए और चौथा जो प्रश्न पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसको तो हम लोग बहुत दिनों से, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9वीं 10वीं से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है वो है चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं चार्ल्स डार्विन दोस्तों, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। दोस्तों प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है दोस्तों। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है कि प्रकृति ऐसा है और प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना ही हमारा पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है दोस्तों, क्लियर। तो चलिए छठा प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उपशाखाओं के नाम लिखें। तो यहाँ पे राजनीति पूछा गया है ना, तो राजनीतिक में आपका एक तो निर्वाचन भूगोल होगा, एक आपका सैन्य भूगोल होगा दोस्तों, ठीक है। तो निर्वाचित में आपका क्या क्या होगा दोस्तों, सॉरी राजनीतिक में आपका निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल होगा। चलिए सातवां प्रश्न पूछा गया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपको मैंने ऊपर में ही बताया कि फ्रेडरिक रेडजेल दोस्तों, ठीक है। और जियोग्राफी का हो जाएगा इरेटास्थनीज। तो ये आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी है, उसमें आपका हो जाएगा कौन दोस्तों, फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए आठवां प्रश्न पूछा गया कि संभववाद क्या है। देखिए संभववाद क्या है दोस्तों कि प्रकृति के नियम को समझकर, ठीक है, प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। यानी कि जो प्रकृति का नियम है उसको सबसे पहले समझना है और समझकर क्या करना है, प्रौद्योगिकी का हमको विकास भी करना है। विकास करने के बाद प्रकृति को उसके अनुसार हमको ढालना भी है, वही हमारा संभववाद कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा गया कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, फिर कौन है दोस्तों। देखिए नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वो ग्रिथरिक टेलर है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रिथरिक टेलर वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिका के हैं। और 10वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव भूगोल में अध्ययन हेतु, ठीक है, मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का आरंभ कब हुआ। तो इसका जो आरंभ माना जाता है दोस्तों 1990 का दशक, ऊपर में भी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, तो 1990 का दशक माना जाता है। तो ये आपका उत्तर होता है दोस्तों। और यहाँ पे 11वां जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो आधुनिक जो मानव भूगोल है इसके जो जनक माने जाते हैं एक जर्मन के विद्यमान है। तो यहाँ पे उत्तर देख पाते हैं क्या लिखा हुआ है कि जर्मन विद्यमान फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक वो कौन है। तो आप आसानी से बोल सकते हैं दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल। कौन दोस्तों? फ्रेडरिक रेडजेल दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस चैप्टर में फ्रेडरिक रेडजेल हो गया, लुसियन फेब्रे हो गए, ठीक है, कुमारी एरन शैम्पेल हो गई। तो इस प्रकार से इन लोगों को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे थे वो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद इसके अलावा मैंने हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा मैं और भी सारा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इसके बाद मैं लाऊंगा चैप्टर 2, 3, 5, 6, 7, इसके मतलब पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। और इतिहास का तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, पॉलिटिकल का भी बहुत सारा बना हुआ है, हिंदी का भी बना दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़े रहना ताकि आपको आने वाले परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।